Okay, hello everyone. Okay, fine. How was the test? टेस्ट कैसा था आप लोग का? How was the test? Okay, fine. अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, इसके क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है. इसने रैंडमली ऐप ने क्वेश्चंस पिक किए थे और आपको क्वेश्चंस दिए गए थे. तो आई थिंक वो इजी ही थे. ठीक है ना? तो अभी मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर नहीं है, सो आई वोंट बी एबल टू डिस्कस दैट. ठीक है, चलेगा? ठीक है, चलो तो हम आगे का स्टार्ट कर सकते हैं. आगे का स्टार्ट कर लेते हैं फिर. ओके, फाइन. तो सी, लास्ट क्लास में हमने कहां तक किया था बताना एक बार. एवरीबॉडी, हम लोग लास्ट क्लास में कहां तक किया था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ. हाँ, आज 2 घंटे की क्लास. हाँ, हम लोग कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक्स, राइट? तो वहां पे हमने पर्टिकुलरली डी ब्लॉक स्टार्ट कर लिया था, राइट? तो डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था बताओ? डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन था n-1 डी 1 to 10 ns 1 से 2. ये तो सबने देखा था ना. देखो, एक और डी ब्लॉक का डेफिनेशन क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, a D block element is defined, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, is defined as the element which has incompletely filled, D subshell in the ground state, as well as common oxidation state, ठीक है एवरीबॉडी? ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है कुछ? एवरीबॉडी, कैन यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन कि इसका क्या मतलब है? हमने डेफिनेशन लिखा है कि दिस इज एन एलिमेंट व्हिच हैज इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. मतलब क्या है? देखो, यदि हम बात करें आयरन की, राइट? लिख लिया है सबने? पहले डेफिनेशन लिख लो पहले तो. रिटन डेफिनेशन, फाइन. तो अब देखो, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. तो आयरन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6, राइट? ये होता है आर्गन 4s2 3d6. तो ये तो इसका है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. ये है इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. अब आयरन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, व्हाट इज दैट? बताइए. आयरन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 एंड +3. ये सबको समझ में आ रहा है? आयरन की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 एंड +3. अब +2 में भी देखो इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी है और +3 में भी इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी है. तो ये बात समझ में आ रही होगी कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट की जो ऐसे डिफाइन करते हैं कि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में. ठीक है? इतना ही नहीं, जैसे तुम और भी केस ले सकते हो. जैसे कॉपर ले लो. कॉपर क्या होता है? 4s1 3d10. तो जो नॉर्मल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज +2, है ना? तो ये आएगा क्या? 3d9. तो यहाँ पे भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है. तो डी ब्लॉक में जनरल यही तरीका है डिफाइन करने का कि इट इज एन ब्लॉक इन विच देयर आर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बोथ इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है?
सबने लिख लिया एवरीबॉडी? हाँ, आ रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है। ये एक्सेप्शन है, इसको याद करना पड़ेगा। ये जो ग्रुप 12 होता है, ग्रुप 12, उसमें एलिमेंट्स आते हैं जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो तुम जिंक की बात करो तो ये क्या है बताओ? आर्गन 4s2 3d10। और जो जिंक का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, वो इस तरह का है कि आ जाएगा 3d10। ठीक है, तो अब इसका क्या है, जिंक देख सकते हो कि जिंक हैज completely filled d orbitals both in the ground state as well as common oxidation state। ये common oxidation state और ground state दोनों में d orbital completely fill होता है। तो जो ग्रुप 12 है, सो इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप 12 is therefore not a perfect d block element। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है दैट इज नॉट अ परफेक्ट डी ब्लॉक, है ना, मतलब ग्रुप 12 जो है दैट इज नॉट अ परफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। एवरीबॉडी लिख लीजिए इसको। श्रेयस, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? श्रेयस, इसमें क्या डाउट है? देखो, हमने क्या बोला है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ऐसे डिफाइन करते हैं जिसके इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। इनकम्प्लीटली डी ऑर्बिटल्स होते हैं मतलब इनकम्प्लीटली भरे हुए रहते हैं। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में भी और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट में भी होना चाहिए और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होना चाहिए। अब बात यदि हम करें तो यहाँ पे बाकी सब तो जैसे आयरन वगैरह के केसेस लिए वहां तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बट यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ जाती है? यहाँ दिक्कत आ जाती है जिंक, कैडमियम, मरकरी में, जो कि ग्रुप 12 के एलिमेंट्स हैं। तो उनके ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में, यदि हम बात करें ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में तुम देखोगे कि कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल से, मतलब D10 यहाँ पे। तो इसलिए ये परफेक्टली डी ब्लॉक के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है श्रेयस, इज दैट क्लियर नाउ? तो ये याद रखना है कि ये रूल्स में प्रॉपर फिट नहीं बैठता है, एंड इट इज देयरफॉर नॉट अ परफेक्टली, और यू कैन से परफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट। ये एक परफेक्ट डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ओके, फाइन, रिटन एवरीवन? ओके, अब देखो हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। तो वो कौन से ब्लॉक में आते हैं? वो डी में ही आते हैं, डी लास्ट ऑर्बिटल है ना, बट ये परफेक्टली डी के कैटेगरीज में फिट नहीं होते। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को एक नाम देते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। But sir, then should be, what are you trying to say Shreyash? Then they should be in s orbital, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? एस ब्लॉक में कैसे आएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अभी भी डी में जा रहा है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो अभी भी डी में ही जा रहा है। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही होता है कि जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए वही उसका ब्लॉक होगा। तो एस ब्लॉक बोलोगे इसको। एवरीबॉडी, ब्लॉक डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? 4s से रिमूव हो रहा है, बट जा कहां रहा है? जा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में ही रहा है ना, या फिर डी में रहा है। तो जहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो उसका ब्लॉक होता है। तो ग्रुप 12 में तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा है, तो ये डी ब्लॉक ही हुआ।
हाउएवर जो बाकी के डी ब्लॉक हैं उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है कि इनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड। उनके जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर नॉट कंप्लीटली फिल्ड both in the ground state as well as common oxidation state। ग्राउंड स्टेट और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, बट ये प्रॉपर्टी जो है ये जिंक सेटिस्फाई नहीं करता। हाउएवर जनरल तरीका होता है डिफाइन करने का डी ब्लॉक एलिमेंट, वो तो यही है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए, वो तो सेटिस्फाई कर रहा है तो डी ब्लॉक ही ना। दैट क्लियर? जैसे मान लो किसान का बेटा है, ठीक है, बट किसानी नहीं करता, तो रहेगा तो मतलब किसान का ही बेटा ना, या फिर कुछ ऐसा कर लो। मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इज द ब्लॉक है उसका बेसिकली डी ही, बट वो प्रॉपर्टीज बाकियों की तरह नहीं रिजेंबल कर रहा है। तो ऑब्वियसली अब बताओ एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? व्हाई इज इट कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? everybody, why is it called inner transition element? F block इसलिए बोलेंगे these are the elements, these are the elements in which, बताओ क्या होगा? in which the last element sorry last element बोल रहा हूँ, last electron right enters the outermost, कहाँ बताओ? एफ सबशेल या फिर एफ ऑर्बिटल बोल सकते हो, इसलिए इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं राइट। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? बताओ। these elements could not be accommodated, these elements could not be accommodated in the front line periodic table या फिर in the main periodic table, therefore they are kept separately, at the bottom of periodic table। एवरीबॉडी ये लिख लिया? एवरीबॉडी रिटन? देखो तुमने पीरियोडिक टेबल में नीचे देखा होगा कि दो ग्रुप्स बनाए हुए रहते हैं, दो पीरियड्स इनफैक्ट, देखा है कि नहीं देखा है? पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा सबने। तो वो क्या होता है? व्हाट इज दैट? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड बोलते हैं उसको। सो व्हाट इज दैट? आज का पीडीएफ तो जाएगा ही ना, ग्रुप में तो चला जाएगा। ए ब्लॉक होता है ना। देखो अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? n-2f, ये आपको याद रखना है एवरीबॉडी, ये आपको याद रखना है, ठीक है? सबने लिख लिया क्या? इसमें क्या होता है? एक होता है लैंथेनाइड विच इज कॉल्ड 4f सीरीज, और एक होता है एक्टिनाइड विच इज कॉल्ड 5f सीरीज। ये क्या है? 58 से 71 एटॉमिक नंबर तक, और ये होता है 90 से 103 तक। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई होप यू हैव रिटन दिस। ये लिख लिया सबने? सो फाइन, लेट अस कम टू द पीरियोडिक टेबल जो हम पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर देखो क्या था, लैंथेनम और एक्टिनियम जो है दे आर नॉट, एवरीबॉडी कैन यू सी द पीरियोडिक टेबल? तो यहाँ पे तुम्हें जो दिख रहा होगा लैंथेनम और एक्टिनियम जो है, लैंथेनम एंड एक्टिनियम,
ये प्रॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? ये प्रॉपर डी ब्लॉक है या फिर एफ ब्लॉक है? बताओ। ये लैंथेनम और एक्टिनियम जो है ना, एवरीबॉडी टेल मी, लैंथेनम और एक्टिनियम क्या है? प्रॉपर डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक? हाँ, लैंथेनम और एक्टिनियम ये डी ब्लॉक एलिमेंट ही है। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, यहाँ से, और हम देखो हमने यहाँ से चालू किया था ना, सिर पर नशा तुम पर यूं नजर पड़ी, तो ये 58 से 71 है, राइट? 58 से 71 है। इज दैट क्लियर? सीरियम इज एफ ब्लॉक एंड लैंथेनम इज डी ब्लॉक। अच्छा, इनमें भी इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों नहीं बोलते? इनके भी तो एफ ऑर्बिटल होंगे ना, इनको एफ ब्लॉक क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे हाफनियम है, यहाँ से पता है क्यों नहीं बोलते? बिकॉज इनके एफ ऑर्बिटल भर जाते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जाता है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो एफ ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इधर 14 भर जाएंगे और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर डी में ही जाएंगे। भावेश, तुम्हें समझ में नहीं आया? भावेश, तुम्हें समझ में नहीं आया ये बात? एफ में क्यों नहीं? मैन मेड यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट बोलते हैं। जैसे 93 के बाद जो है ना वो पोस्ट, ठीक है आई टेल यू। 93 जो एलिमेंट है यूरेनियम, उसके बाद जो है ना एलिमेंट्स, उनको मैन मेड बोलते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। Z ग्रेटर देन 93 को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम, एंड दीज आर मैन मेड। ये जो है वो मैन मेड है। अब जरा समझने की कोशिश करो। सी, मैं ये बोल रहा हूं कि लैंथेनम, ओके ठीक है अथर्व, आई विल कम टू दिस। लैंथेनम डी ब्लॉक है या फिर एफ ब्लॉक है? पहले ये बताओ, लैंथेनम डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। तो अब यहाँ पे एफ में, एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बताओ? एफ सबशेल में या फिर एफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 14 आ सकते हैं। तो यहां से यहां तक 14 एफ ऑर्बिटल भर जाएंगे ना, 14 एफ ऑर्बिटल भर जाएंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं एच एफ टी ए, इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन अभी भी कहां जाएगा बताओ? डी में ही जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कोई बात नहीं, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझाते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करना, इस बार ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करते हैं तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g, likewise sorry 6s 6p 6d 6f 6g 6h 7s 7p, likewise इस तरह से चलेगा। तो अब जरा देखो 1s के बाद क्या भरा जाता है? 2s भरा जाता है, फिर 2p भरा जाता है, फिर 3s भरा जाता है, फिर 3p भरा जाता है, फिर 4s भरा जाता है, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, ठीक है, 5d 4d, मतलब इस तरह से चलता जाता है। तो अब बताओ 4f जब भर जाएगा तो कहां जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन? बताओ एवरीबॉडी, जब 4f भर जाएगा, पहली बार f तो 4f आ रहा है ना, तो जब 4f भर जाएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 5d में। तो अब उसी तरह से जब 5f भर जाएगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 6d में। अभी समझ में आ रहा है अथर्व तुम्हें कुछ? अथर्व, ये बात अब समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब जब यहाँ पे 4f आएगा तो ये 4f जब भर जाएगा तो इनको क्या f ब्लॉक बोलोगे? इनका तो f भरा हुआ है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है, तो इनको क्या बोलोगे? डी ब्लॉक। उसी तरह यहाँ 5f भर जाएगा तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अभी भी एवरीबॉडी, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? डी में भी। तो ये भी डी ब्लॉक, ये भी डी ब्लॉक, सिर्फ इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाता है? एफ में जाता है, ठीक है, इसलिए इनको एफ ब्लॉक बोलते हैं। तो अब देखो क्या था, एफ ऑर्बिटल यहां तो आता नहीं है, एफ ऑर्बिटल यहां से चालू होता है पीरियड नंबर 6 से। तो अब क्या करते हैं, पीरियड का पीरियोडिक टेबल को आगे बढ़ा देते, यदि इसको यहाँ आगे रखते तो यहाँ से 14 आगे भाग जाता है।
तो क्या करते हैं, इनको अलग रख दें या इनको यहां फिट कर दें, बताओ कौन सा ज्यादा सही है? एवरीबॉडी, विच इज द करेक्ट तरीका, विच इज द करेक्ट मेथड? उनको अलग रख दें या फिर इनको इसी में एडजस्ट करें? देखो मान लो जैसे तुम्हारा घर है एक, और उसमें सारी चीज सेट हो गई है, कोई एक चीज सेट नहीं हो पा रही है घर में, तो उसको सेट करने के लिए बाकी सारी चीजें बिगाड़ दोगे या उसको अलग रख दोगे? एवरीबॉडी, बाकी सारी सेटिंग बिगाड़ दोगे? एडजस्ट नहीं हो रहा है श्रेयस, कहाँ एडजस्ट करें बताओ? यहाँ इसको एडजस्ट कर देंगे ना तो ये आगे चला जाएगा और ये फिर रहेगा ही नहीं पी ब्लॉक वाला एक साथ। ठीक है, तो अब इनको हम लोग यहाँ पे फ्रंट लाइन पीरियोडिक टेबल में रखते तो ये 14 आगे भाग जाता, फिर ये इसकी प्रॉपर्टी मिलती ही नहीं इसके साथ। जैसे जिरकोनियम की प्रॉपर्टी हाफनियम के साथ मिलती है, इंडियम की थैलियम के साथ मिलती है, तो यहाँ आगे भगा देंगे तो फिर एडजस्ट करेगा ही नहीं ना कुछ भी। इज दैट क्लियर? तो यदि इसको यहाँ फिट कर देते हैं तो ये तो 14 आगे भाग जाएगा, तो फिर सिमिलर एलिमेंट्स रहेंगे ही नहीं साथ में। तो इसलिए इनको सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनको अलग रखो, क्योंकि सीरियम की फिर थोरियम के साथ मिलती है, पीआर की पीए के साथ मिलती है, इस तरह से। तो सोचा क्या गया कि इनको यहाँ पर एडजस्ट किया नहीं जा सकता है, इसलिए इनको अलग रख दिया गया, और इनको बोलता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब मेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसको एकोमोडेट नहीं कर सकते थे, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और लैंथेनाइड्स क्या होते हैं? लैंथेनाइड्स आर द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर लैंथेनम, और एक्टिनाइड्स क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम। लैंथेनम और एक्टिनियम दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, इसको लिख लो, ये बनाने की जरूरत है फिर से ऑफ प्रिंसिपल, या समझ गए? ऑफ प्रिंसिपल वाला फिर से लिखने की जरूरत है? ओके, fine. So now coming to the other things, like I hope you have understood what is the organization of periodic table. अच्छा एक बात बताओ, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं? एक्स ब्लॉक में देयर आर 2 ग्रुप्स, वाई? एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स है, रीजन पता है क्या है? रीजन ये है कि एस ऑर्बिटल या फिर एस सबशेल बोलो, ऑर्बिटल ही होता है यहाँ पर, कैन accommodate a maximum of 2 electrons. Is that clear? S orbital can accommodate a maximum of 2 electrons. Is that clear or not? Okay. Now, what is P block? बताओ P block में कितने ग्रुप्स होंगे? P block में ग्रुप 6 होते हैं, P orbital या फिर P subshell can accommodate a maximum of 6 electrons. ये समझ में आ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है तो 6 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे। उसी तरह डी ब्लॉक में कितने होते हैं ग्रुप्स बताओ? 10। क्यों? डी सबशेल कैन अकोमोडेट a maximum of 10 electrons. ओके, लाइकवाइज एफ ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं बताओ? 14। रीजन क्या है? एफ सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स बताओ? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये लिखिए, अब जितने एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं
उतने ही हम बोलेंगे कि पर्टिकुलरली ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट? बिकॉज उतने तरह के कॉन्फ़िगरेशंस अपने पास बनेंगे और उसके बेसिस पे अपन बताते हैं। अच्छा हाँ, ये याद रख सकते हो कि जो एलिमेंट्स है ना, जो यूरेनियम के बाद आते हैं ना, जैसे 92 के बाद, उनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलते हैं। यू कैन राइट दिस। उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एंड आर ऑफन मैन मेड। ओके, एवरीबॉडी रिटन? ओके। अच्छा, तो अब तो हमने देख लिया कि ग्रुप्स कितने हैं। अब हम जरा देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ठीक है, एक पीरियड में कितने एलिमेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं, हम उसको देखने वाले हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई तरीका है कि हम कैसे बताएंगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं? एवरीबॉडी, कोई तरीका है यहाँ पे? एक पीरियड में कितने एलिमेंट आ सकते हैं, ये हम बता सकते हैं क्या? नहीं, ऑब्वियसली है। ओके, सी, वापस आ जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो पीरियड नंबर 1 है, इसमें ऑर्बिटल कौन सा भरा जाता है? एवरीबॉडी, पीरियड नंबर 1 में ऑर्बिटल कौन सा भरा जाता है? मतलब 1s भरा जाता है सिर्फ और सिर्फ। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे, रुक जाओ। यहाँ पे 1s भरा जाता है, राइट? ओके, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 1s में टोटल कितने आ सकते हैं? 2। इसीलिए तुम्हें दिख रहा है 2 एलिमेंट है, क्योंकि 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं। पीरियड 2 में क्या भरा जाएगा बताओ? पीरियड 2 में क्या भरा जाएगा? पीरियड 2 में एवरीवन क्या भरा जाएगा? पीरियड 2 में भरा जाएगा 2s और 2p, है ना? पीरियड 2 में भरा जाएगा 2s और 2p। तो जब 2s और 2p भरा जाएगा, तो 2s और 2p में कितने कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं बताओ? 2s और 2p में कितने कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? 6 प्लस 2 8। तो देखो यहाँ पे 8 एलिमेंट है। पीरियड 3 की बात करो तो फिर क्या है, 3s और 3p भरा जाता है, तो फिर 8 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, तो फिर 8 एलिमेंट है। पीरियड 4 में देखो क्या क्या भरा जाएगा। पीरियड 4 में भरा जाएगा 3s 3p एंड सॉरी 4s। पीरियड 4 में भरा जाएगा 4s 4p एंड 3d। तो 18 हो जाएंगे। इस तरह से हमें चलना है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। मैं इसको एक बार लिख करके दिखाता हूँ। तो अब देखो जरा क्या है, हम ऐसा लिखते हैं एक पीरियड, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ। एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that can be accommodated. ओके, सो पीरियड 1 में बताओ क्या है? पीरियड 1 में विच एनर्जी लेवल इज बीइंग फिल्ड? n इज इक्वल टू 1 फिल हो रहा है ना? तो ऑर्बिटल कौन सा फिल हुआ? ऑर्बिटल 1 फिल हुआ। नहीं समझ रहा कैसे अकोमोडेट किया? वेदांत, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा एक बार लिखो हाइड्रोजन और हीलियम का, और बताओ कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो इसमें तो 1 में सिर्फ 1s ही आएगा ना? तो 1s में कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं बताओ? 1s में वेदांत कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? एक ही हो सकता है।
दो हो सकता है ना, 1s1 और 1s2। तो कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? दो। तो ये होता है हाइड्रोजन का और ये होता है किसका? हीलियम का। तो दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन n=1 के लिए पॉसिबल है। पीरियड नंबर 2 में क्या है? n=2 में यहाँ पे 2s और 2p है। तो इसमें टोटल कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं? 2s 1 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, 2s2 2p1 हो सकता है, 2s2 2p2 हो सकता है, 2s2 2p3 हो सकता है। इस तरह से 2s2 2p6 तक हो सकता है ना? अभी समझ में आ रहा है वेदांत? अभी समझ में नहीं आ रहा? अभी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, तो इसको पहले लिखो, विल स्क्रॉल इट डाउन। पहले जो बनाया उतना पहले लिख लो। ओके, एवरीवन डन? ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट थर्ड। उसी कॉलम में देख रहे हैं थर्ड, राइट? बात कर रहे हैं किसमें? थर्ड पीरियड की बात। ठीक है, तो पीरियड नंबर 3 में देखो, पीरियड नंबर 3 में n=3 हो जाता है, बट हम 3s और 3p ही भरते हैं, राइट? 3d तो डी ब्लॉक में भरना चालू करते हैं ना। एवरीबॉडी, 3d तो हम लोग डी ब्लॉक में भरना चालू करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यहाँ पे 3s 3p 3d रहता है, बट 3d जो है ना वो वैकेंट होता है। पीरियड नंबर 3 में 3d होता है वैकेंट। ये दोनों ऑक्यूपाइड है, और ये क्या होता है? ये होता है वेकेंट। तो यहाँ पे 8 तरह के ही कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है ना। वाई वेकेंट? बताओ क्यों वैकेंट होता है एवरीबॉडी? वाई इज 3d वैकेंट? उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते इनके पास। तुम 20 तक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 20 तक नहीं 18 तक लिखो, तुमको क्या मिलेगा? इनफैक्ट 20 तक ही लिखो ना। 3d वैकेंट होता है, क्यों होता है वैकेंट? उतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। अब वेदांत तुम बताओ, इसमें कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं? वेदांत बताओ कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है इसमें? 8। वेदांत बताओ। वेदांत तो बोल ही नहीं रहा है। वेदांत जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके फाइन। तो अब देखो, इसलिए हमने ये रीजन बताया है कि 8 भरते हैं। अब देखो, पीरियड नंबर 4 की बात कर लेते हैं, n=4 में। तो इसमें क्या भरा जाता है? 4s 4p 3d। ठीक है, 4s 4p 3d होता है। इज दैट क्लियर? देख लो ना क्या क्या भरा है हमने यहाँ पे। यू वांट टू रेफर टू द डायग्राम? तो यहाँ पे क्या क्या भरा जाएगा? यहाँ क्या भरा जाएगा बताओ? यहाँ भरा जाएगा 4s 4p। देखो 4p इधर भरा जाएगा, p ब्लॉक एलिमेंट है ना इधर, और यहाँ पे 3d भरा जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो अब इसमें कितने तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हैं बताओ? 18 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं ना। तो 18 एलिमेंट आते हैं इसलिए। समझ में आ रहा है? Likewise, let's say we talk about period number 5, n=5, तो आएगा 5s 5p 5d। ठीक है, तो इसमें कितने आएंगे बताओ? फिर से 18। नाउ कमिंग टू n=6, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? 6s 6p 6, सॉरी यहाँ पे 4d होगा, यहाँ पे इसको 4d करो। 6s 6p 6d 4f 5d। ठीक है, इस तरह से।
18 नहीं समझे? अरे काउंट करो ना, इसमें 2 और इसमें 6, 8 और 10, 18। ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ? यहाँ पे 32 होंगे। ये समझ में आ रहा है? ये 32 समझ में आ रहा है? ठीक है, 32 ही होंगे। उसी तरह से 7 में बात करें तो आएगा 7s, 7p, ठीक है, फिर आ जाएगा तुम्हारा 5f, फिर आएगा 6d, इस तरह से फिर से 32। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एफ को, हाँ, एफ एफ ब्लॉक आएगा पीरियड 6 और पीरियड 7 में। एफ आएगा पीरियड 6 और पीरियड 7 में। अच्छा देखो, ये कैसे हम बता रहे हैं ये समझने की कोशिश करना। थोड़ा देर तुम्हें थोड़ा और लगेगा, पहले इसको लिख लो, इस तुम्हें समझ में आएगा, थोड़ा सा समय लग सकता है। एवरीबॉडी रिटर्न? दिस इज इंक्लूडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑब्वियसली। ठीक है, ओके, सबने लिख लिया है, अच्छी बात है। अब देखो, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? देखो, अब हमको ये याद रखना है, एक्चुअली हमें याद रखना है कि पहले क्या था, पीरियड 1 में 2, पीरियड 2 में 2, फिर 8, सॉरी 2 की बात, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है ना? ये पीरियड 1 में एलिमेंट है, ये 2 में, ये 3 में, ये 4 में, ये 5 में, ये 6 में और ये 7 में। ये याद रहेगा ना? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इज दैट क्लियर? ओके, अब जरा इसका इस्तेमाल करते हैं। कैन वी यूज दिस टू प्रेडिक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स? तुम्हें सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद हैं क्या एवरीबॉडी? सारे? पहले तो मैंने निमोनिक बताए थे तुम्हें और बोला था कि इसके थ्रू तुम्हें करना क्या है, एलिमेंट्स के नाम याद करने हैं। तो वो सबका हो गया काम, याद करने का नाम याद करने का काम हो गया। अब जरा देखो, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। नेक्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट आते हैं? 8। तो नियोन का कितना होगा एटॉमिक नंबर पता है? 2 + 8। ये समझ में आ रहा है? तुम्हें ये सीक्वेंस में याद रखना है ना, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है? तो अब 2 + 8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। फिर नेक्स्ट में कितने आते हैं? फिर से 8 आते हैं ना, तो आर्गन का क्या आएगा? 18 आएगा फिर से। फिर नेक्स्ट में कितने आते हैं? 18, तो 18 + 18, 36। नेक्स्ट में फिर से कितने आएंगे? 18, तो 36 + 18 इज 54। देन कितने आएंगे अब? 32, तो 32 + 54 कितना आया? 86, और 86 फिर 32, तो कितना आया? 118। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम्हें पहले पीरियड के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यदि याद रहता है तो तुम सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बता सकते हो, यदि तुम्हें वो सीक्वेंस में याद है तो। ये समझ में आ रहा है? वेदांत, तुम्हें ये सीक्वेंस याद आया? 2, 8, 18, 18, 32, 32। वेदांत, वेदांत अब जवाब ही नहीं देता है। तो यदि ये तुम्हें याद है तो टेंशन लेने कोई बात है ही नहीं, फिर तो तुम्हारा काम हो गया, उतना ही करना था। अब देखो, यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर है और यहाँ 8 आते हैं, राइट? तो अब 2 + 8 कितना होता है? 10। तो यहाँ देखो एटॉमिक नंबर 10 है। फिर वेदांत बताओ, पीरियड 3 में कितने एलिमेंट आएंगे? वेदांत, पीरियड 3 में कितने एलिमेंट आएंगे? 18। पीरियड 3 में 8 आएंगे। वेदांत, पीरियड 3 में 8 आएंगे, तो फिर 10 + 8, 18 हुआ ना? फिर इधर कितने आएंगे? पीरियड 4 में कितने आएंगे? वेदांत, पीरियड 4 में कितने आएंगे? तो अब क्या हो जाएगा? 18 + 18, 36। फिर इस तरह से चलता जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
अब देखो इसी तरह से तुम इसमें भी कर सकते हो, जैसे तुम्हें बोरॉन का एटॉमिक नंबर तो याद है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, और इसमें कितने एलिमेंट भरे जाते हैं 8, तो अब इसका क्या होगा 13, कैसे 5 + 8, समझ में आया ये? एवरीडी ये समझ में आया? अब देखो इसके बाद वाले में कितने भरे जाते हैं, इसके बाद वाले में कितने भरे जाते हैं 18, तो देखो 13 + 18 31, फिर कितने भरे जाते हैं 18, तो 13 31 + 18 49, फिर कितने भरे जाते हैं 32, तो 81, इस तरह से चल रहा है। तो तुम्हें शुरू वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद है तो तुम्हें सबका पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, तुम हर जगह कर सकते हो। जैसे कोबाल्ट का 27 है, कोबाल्ट का 27 है, तो जो नीचे रोडियम है उसमें कैसे निकालोगे 45, 27 + 45 राइट, मतलब 27 + 18, फिर 45 + 32, फिर 77 + 32, इस तरह से करना है, ये हर जगह लग जाएगा। लाइकवाइज जैसे देखो लिथियम 3 है, फिर 8, फिर 18 ऐड किया, फिर 18 ऐड किया, फिर 32 ऐड किया, यहाँ भी वैसा ही है। तो तुम्हें सबके एटॉमिक नंबर जो हैं याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ देख करके बता सकते हो, यदि तुम्हें पहला एलिमेंट याद है तो पहला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आई होप तो वो तो सबको याद होगा, नहीं है क्या याद? लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज में भी लगेगा, 14 करना होगा ऐड तुम्हें वहां पे, मतलब 14 नहीं, देखो कैसा, देखो लैंथेनाइड में भी तुम्हें हो सकता है काम, जैसे देखो 59 + 32 91, 60 + 32 98, सॉरी 60 + 32 92, तो ये हर जगह लग रहा है ना, तो लैंथेनाइड में भी लगेगा एंड इट विल बिकम इजी। ठीक है, सो नाउ लेट अस टेक अप दिस एक्सरसाइज, और तुम्हें अब नेक्स्ट काम जो पूछ रहा हूं मैं, वो तुमसे मैं पूछने वाला हूं क्या, एटॉमिक नंबर, तो बताते जाना, ठीक है ना? बताओ थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? एवरीबॉडी बताइए। 81, 67, ये तो तुम्हें अब आना चाहिए, मतलब आई थिंक यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट नाउ। अच्छा, बोरॉन का क्या होता है? बोरॉन का तो सबको पता है ना, 5, ठीक है, और ये सेकेंड पीरियड में लाई करता है, तो अब कितना ऐड करोगे 8 ऐड करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 5 + 8 यानी 13। अब गैलियम में कितना ऐड करोगे, पीरियड 4 में लाई करता है 18 एलिमेंट, तो ये 13 + 18 कितना हो जाएगा 31, फिर कितना ऐड करोगे 31 में 18 ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे बताओ, 18 ही ऐड करोगे ना, तो ये 49 आएगा। अब इसमें पीरियड 6 में अब कितना ऐड कर दोगे, 32 ऐड करोगे, तो आएगा कितना 81 आएगा, समझ में आ रहा है? ओके, ये तो सबको याद होगा, ओ सुंदर सी तेरी पड़ोसन। तो अब बताओ वेदांत, बताओ तेल्यूरियम का मास नंबर क्या है, सॉरी एटॉमिक नंबर क्या है? तेल्यूरियम का एटॉमिक नंबर क्या है, वेदांत बताएगा इस बार। वेदांत बताओ। वेदांत नहीं बताओगे? 34, 34 थोड़ी होगा, 52 होगा, 52 होगा। हम्म। नहीं समझ में आया इसका मतलब वेदांत तुम्हें, फिर से ट्राई करो, आएगा, इतना टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, एकदम चिल दिमाग रखो, आसानी से आ जाएगा आंसर। देखो सारे बच्चे तो सही बता रहे हैं। 52 आएगा, 52। वेदांत
क्या आएगा आंसर, समझ में आया तुम्हें? अरे क्यों नहीं आया भाई, आसान तो है। 8 ऐड करना है, फिर 2 8 8 हो गया, फिर कितना ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे, तो 18 + 16 कितना हुआ बताओ? 34। तकलीफ हो रहा है, ऐसा क्या तकलीफ वाला चीज है ये? फिर कितना ऐड करोगे बताओ? फिर कितना ऐड करोगे? 18 ऐड करोगे तो बताओ कितना हुआ? 52। फिर 32 ऐड करोगे तो 84। अरे बहुत मुश्किल काम है क्या एवरीबॉडी, ये बहुत मुश्किल काम है? इतना आसान तो, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है ये। ओके देखो, ये होता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी, तो बताओ आंटी का एटॉमिक नंबर क्या है? एस्टेटीन। 85 नहीं, हाँ सॉरी 85 करेक्ट। 9। आया आंसर सबका? देखो 9 + 8 17, 17 + 18 35, 35 + 18 कितना? 53 + 32 85। आसान तो है। क्या अभी भी तकलीफ हो रहा है वेदांत, या आप कर पाओगे? ओके, अब जरा बताना, जैसे तुम्हें याद है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फीस कॉपी नीट, कंपलसरी जूता, यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कदम बढ़ा, ये है ना? एक सेकंड में कुछ छूट गया क्या? एक सेकंड थोड़ा रुक जाओ, कुछ छोड़ दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, 2 लिख दिया था मैं। यारी जरा निभा, मौत तक, रुकावट राह पड़े, आगे कदम। तो चलो इसका बताओ तो, आर एच। आर एच इज रुथेनियम, सॉरी आर एच इज रोडियम, सॉरी दिस इज रोडियम। रोडियम का क्या होगा? दिस इज 27, दिस इज 27 + 18 राइट, 45। ये तो सब कर पा रहे हैं ना? ओके, तो इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको प्रिडिक्ट करना है। आई होप इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ होगा ना? आई होप ये काम तो, अब तो देखो 2 काम थे। पहला काम तो तुम्हें पूरा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का नाम याद करना है, उसके लिए मैंने निमोनिक बताए हैं आपको, आई होप वो याद हो गया होगा सबका। हो गया है नहीं हुआ एवरीबॉडी? हो गया है ना सबको याद? अरे हाँ या ना में कुछ बोलो, जवाब दो। तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये सबको याद हो गया है। भावेश बोल रहा है नहीं हुआ, तो अरे भावेश याद करो भाई, इट इज इम्पोर्टेंट। तो अब याद करने के बाद नेक्स्ट काम हमने क्या सीखा, उनके एटॉमिक नंबर्स भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, राइट? तो अब देखो नेक्स्ट आता है ये, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो इस बाप का एटॉमिक नंबर बताओ क्या है? बेरियम। 56। ओके, देखो कैसे कर सकते हो, सीधा है 4 8 यानी 12, ठीक है ना, फिर 8 20, फिर क्या 18 18 ना, 18 18 राइट, फिर आएगा क्या 38 and then 18 again 56 and then what is the next thing 88 32। तो ये आपको इसका पूछा गया था, तो ये 56 है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या काम है, अब आई थिंक ये तो कर लोगे ना सब, अब तो सब कर लोगे ना एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट करने का काम। देखो एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कराने का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानोगे और उसके बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओगे। तो अब आता है टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ
block, group and period for an element in the periodic table. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद ग्रुप और पीरियड एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। वाई थ्रू क्या है, ऑब्वियसली थ्रू किसके थ्रू, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही सारी चीजें हम बता पाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही बताएंगे ना। तो लेट अस स्टार्ट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, पीरियड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताओ। देखो कोई भी एलिमेंट है तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट वैल्यू of principal quantum number n in the electronic configuration represents the period for the given element. ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पार्थ को नहीं समझ में आ रहा है, ओके, एनीबॉडी एल्स, बाकी सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे मान लो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आता है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 आता है, तो इन सब का पीरियड क्या है बताओ, इन सब का पीरियड भी तो 1 है ना। इज दैट क्लियर? से यस और नो, इन सब का पीरियड भी तो 1 ही है ना। ओके, नाउ मान लो हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो क्या आएगा 1s2 2s2, तो इसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आता है, तो इसका पीरियड एवरीबॉडी क्या है, इसका पीरियड 2 है। पार्थ अब समझ में आया? जैसे देखो क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 4s1 3d5, तो इसका पीरियड क्या है बताओ तो जरा, पीरियड 4 होगा ना। हाईएस्ट वैल्यू जो भी आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो आप देखो इनफैक्ट इतना ही नहीं, लैंथेनाइड्स की बात करते हैं, लैंथेनाइड कहां से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से ना, 58 से कहां तक बताओ, 71 तक। तो अब ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड 4f सीरीज, तो जब 4f चालू हो गया है तो हम लिखते हैं n-2f, राइट, फिर हम लिखते हैं n-1d, राइट, और ns2। तो अब देखो ये यदि ये 4f है तो ये 5d होगा और ये 6s होगा ना, तो अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। इसी तरह से अपन बात करें एक्टिनाइड्स की, तो वो कहां से चालू होता है, थोरियम से, 90 to 103, इसमें 93 के बाद 92 के बाद वाले, तो ये आता है 5f सीरीज, राइट, तो ये 5f सीरीज है तो ऑब्वियसली 5f होगा, 6d होगा और 7s होगा, राइट, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा 7। हाँ, the elements having z greater than 92, इनको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ये पहले भी लिखवाया था, एंड आर ऑफन सिंथेटिक। एवरीबॉडी डन?
Everybody done now? Okay, write down then. Okay, fine. मूविंग अहेड, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी ग्रुप आइडेंटिफाई करने की बात आ गई। पीरियड तो आइडेंटिफाई करना सबको आ गया ना? एवरीबॉडी पीरियड आइडेंटिफाई करना आया? अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप। देखो ग्रुप्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की बात करते हैं। वैभवी, तुम्हें डाउट है क्या? वैभवी, वैभवी, व्हाट्स योर नेम? यू हैव रेज्ड हैंड। वैभवी नवले, व्हाट इज, हाउ इज इट कॉल्ड? आई डोंट नो। वैभवी, डू यू हैव एनी डाउट? वैभवी, सॉरी वैभवी, डाउट है क्या? यू हैव रेज्ड हैंड, यू आर रेजिंग हैंड साइमल्टेनियसली, बार बार हाथ रेज कर रही है। आई एम गेटिंग अ नोटिफिकेशन। ओके, लिथियम की बात करते हैं। तो 1s2 2s1, इसका ग्रुप नंबर क्या है बताओ एवरीबॉडी। बेरिलियम की बात करते हैं, 1s2 2s2, इसका ग्रुप 1 है और इसका ग्रुप क्या है? इसका ग्रुप 2 है। समझ में आ रहा है? तो यदि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, यदि वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, रुक जाओ थोड़ा सा, है ना, मान लो NSA है, तो ग्रुप क्या होगा इसका बताओ? ए होगा ना? रिटर्न पाथ, पाथ लिख लिया? अर्थ रिटर्न और नॉट? ओके। तो अब जैसे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NSA है, तो इसका ग्रुप क्या होगा बताओ एवरीबॉडी? ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? NS1 है तो ग्रुप 1 है, NS2 है तो ग्रुप 2 है, और S में तो 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, एक ही ऑर्बिटल है, तुम्हें पता ही है बात। तो ग्रुप या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? S में या तो एक ऑर्बिटल आएगा या फिर 2 आएगा, 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आएगा तो फिर वो अलग ब्लॉक होगा। लिख लो, राइट इट डाउन। ओके, तो अब अपना एस ब्लॉक का काम हो गया। अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब पी ब्लॉक में तुम खुद ही बता सकते हो क्या एवरीबॉडी? पी ब्लॉक में खुद ही बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? जैसे मान लो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा बोरॉन, अब देखो मैंने क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p1, यानी हीलियम 2s2 2p1। रजत क्या छूट गया? अब देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हें पता है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? पता है इसका ग्रुप नंबर होगा 13। इसका ग्रुप 13 क्यों होगा? क्योंकि बीच में ना 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट भरे जाते हैं। तुम्हें पता है ना, 10 डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। इनके होते हैं ग्रुप कहां से कहां तक? 3 से लेके 12 तक। इधर 10 डी ब्लॉक के ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसलिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, मान लो अब जैसे, तो इसका ग्रुप 13 है। फिर जैसे कार्बन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p2, तो ये है हीलियम 2s2 2p2, तो इसका ग्रुप क्या आएगा? इसका ग्रुप आएगा 14। तो अब नॉर्मली होता क्या है, NS2 NPA, तो इसका ग्रुप क्या आएगा पता है? इसका ग्रुप आएगा
10 + 2 + a या फिर 12 + a, क्योंकि ये तो हमेशा NH2, देखो p ब्लॉक एलिमेंट का तो होता यही है ना, NH2 NP1 से 6, तो ये तो हमेशा भरा ही रहेगा ना, क्योंकि ये खाली है तो फिर तो S ब्लॉक हो जाएगा ये, तो ये तो P भरा, S तो भरा होगा ना, P खाली रहेगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, सो राइट डाउन। अब 10 इसलिए ऐड किए क्योंकि 10 डी ब्लॉक के ग्रुप्स आ जाते हैं बीच में। टेबल दिखा करके समझाऊं? टेबल दिखाया तो है, तुम्हारे पास टेबल नहीं है क्या एवरीबॉडी? तुम लोगों को बोला था ना घर पे एक टेबल लगा लो, पीरियोडिक टेबल रखो, चिपका लो, क्योंकि बार बार टेबल दिखाना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो अब देखो ना, पहले इधर क्या बोला मैंने, कि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ 10 एलिमेंट बीच में आते हैं ना, देखो ना 10 एलिमेंट आ रहे हैं ना बीच में, तो बोरॉन को 13 ग्रुप क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज यहाँ तो भर गए इसके एस वाले दो, और उसके बाद यहाँ पी भर रहे हैं, वो तो ठीक है, तो 2 यहाँ हो गया और 10 यहाँ भर दिया। अरे यहाँ एस ऑर्बिटल में 2 भरेंगे और यहाँ डी में 10 भरेंगे, तो यहाँ भरेंगे जैसा P1 भरे, तो 2 + 10 12 + 1 13 होगा, 2 भरेंगे तो 12 + 2 14 हो जाएगा, 3 भरेंगे तो 12 + इस तरह से चलेगा। अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? 2 यहाँ भर रहे हैं और 10 यहाँ भर रहे हैं। मॉडल तुम लोग को मिल गया है ना पीरियोडिक टेबल का? तो ठीक है। हार्ड कॉपी मिला है, सॉफ्ट कॉपी मिला है? अरे मतलब हार्ड कॉपी मिला है ना, ठीक है, तो अच्छी बात। हम्म, ओके, फाइन। अब समझ में आ गया तुम्हें? अरे समझ में आ गया ना कि 12 क्यों ऐड कर रहे हैं? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अरे 12 क्यों ऐड किया, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। अब जैसे मान लो हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3, तो ये आएगा हीलियम 2s2 2p3। तो अब इसका ग्रुप नंबर क्या रहेगा बताओ? बताओ, 12 + 3 15 ना? फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5, तो अब 12 + 5 17। लाइकवाइज अब तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी ब्लॉक की। तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या करेंगे जरा सोचो। मान लो जैसे तुम्हारे पास क्रोमियम लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s1 3d5, तो क्या करेंगे यहाँ पे एवरीबॉडी? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, मान लो इसका ऐसा है ना, n-1d 1 to 10 ns1 से 2, तो इस तरह का कुछ है, n-1da nsb, तो इसका ग्रुप क्या होगा पता है? इसका ग्रुप होगा a + b। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ओके, देखो पीरियोडिक टेबल में क्या है, एस ब्लॉक तो यहाँ भरे हुए रहते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हम दिखाते हैं 3D के साथ, क्या दिखाते हैं? यहाँ पे हम 3D के साथ 3p भी दिखाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं जैसे आर्गन, क्रोमियम का क्या लिखा, आर्गन 4s1 3d5, तो यहाँ 3s वाली चीज हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, एस तो हम भर के दिखा ही रहे हैं और डी भी भर रहे हैं, तो 4s1 3d5 यानी कितना, 1 2 3 4 5 छठा इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे गया ना, तो इसका सीधा छठा ग्रुप होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम 4s तो यहाँ दिखाते ही है ना। समझ में आ रही बात ये नहीं आ रही है?
लाइकवाइज mn लिखेंगे हम 4s2 3d5, तो सातवां एलिमेंट यहां भरेंगे तो देखो सातवां पे आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे तुम्हारे पास जिंक है Ar4s2 3d10, तो इसका ग्रुप क्या आएगा 12। ओके, अच्छा एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए ग्रुप क्या रखें बताओ। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दे आर ऑलवेज अकोमोडेटेड इन ग्रुप 3, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनको तो ऐसे ही जगह मिला ही नहीं था, तो उनको ग्रुप 3 में ही बता देते हैं। उनको तो जगह ही नहीं दिया गया था ना, जो बाहर रख दिया गया। तो यहाँ पर लैंथानाइड्स के लिए हम लोग क्या बताते हैं, जो 58 से 71 है, इसको भी ग्रुप 3 में ही रखेंगे। और जो एक्टिनाइड्स हैं जो 90 से लेके 103 तक हैं, उनको भी ग्रुप 3 तक ही बोलेंगे। ए प्लस बी, भावेश यहाँ ए प्लस बी है, दिस इज ए प्लस बी। ओके डन। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें सब समझ में आ रहा है कि जो भी पीरियोडिक टेबल है उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन किया गया एलिमेंट का, दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? दैट इज स्ट्रिक्टली एज पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं, तो काफी हद तक सही है ना फिर तो। और देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम फिर से ऑब्बो प्रिंसिपल पे आए तो होता क्या है 1s 2s 2p, फिर क्या आता है 3s 3p, लाइक वजह से चलते हैं ना। तो देखो क्या है 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g, likewise 6s 6p 6d 6s 6g 6h 7h 7h नहीं 7s 7p 6f नहीं लिखा क्या? ओके सॉरी 6f। हाँ, तो इस तरह से चलते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है ना, पहले 1s भरेंगे, फिर 2s भरेंगे, फिर क्या भरेंगे बताओ जस्ट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 3p भरेंगे, फिर 3s भरेंगे, तो वही तो चलता है पीरियोडिक टेबल में। फिर हम 3d भरेंगे, 4p भरेंगे, फिर 5s भरेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट s ब्लॉक आएगा, ठीक है, यहाँ एस ब्लॉक, उसके बाद 4s के बाद 3d से आ जाता है डी ब्लॉक। समझ में आ रहा है, यहाँ से 3d सीरीज चालू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर 3d सीरीज चालू हो जाता है, और यहाँ 4p p ब्लॉक खत्म होता है। फिर 5s से देखो क्या है, 1s पे फर्स्ट पीरियड, 2s पे और 2p पे सेकंड पीरियड, फिर 3s पे 3p पे थर्ड पीरियड, फिर 4s पे चालू होता है फोर्थ पीरियड 3d, फिर 4p पे जाके फोर्थ पीरियड खत्म होता है। तो मैं तुम्हें इस तरह से समझाता जाऊं, एक सेकंड रुक जाना है ना। तो अब मैं इस तरह से समझाता जाता हूं तुम्हें, ये हो क्या रहा है। देखो ये है पीरियड 1, ये दोनों हो गए पीरियड 2, ठीक है, यहां से चालू हुआ पीरियड कौन सा 3, और पीरियड 4 कौन सा है, यहां से लेके यहां तक पीरियड 4 है। पीरियड 5 कहां से चालू हो रहा है बताओ 5s, फिर क्या चालू होगा देखो 5s के बाद क्या है, इस तरह से चल रहा है ना। तो बताओ पीरियड नंबर 5 कहां तक है, ये समझ में आ रहा है पीरियड 5 है। ओके, और पीरियड 6 कहां से चालू होगा देखो, अब इसके बाद तो ये चालू होने लगेगा। तो पीरियड 6 कहां तक है, ये है 4 ऑर्बिटल, ये हो जाएगा पीरियड 6। तो पीरियड 7 कहां तक होगा बताओ, पीरियड 7 यहां तक होगा।
अच्छा, एक हाइपोथेटिकल पीरियड मैंने 8 बनाया, मान लो हाइपोथेटिकल पीरियड मैंने 8 बनाया पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं बताओ तो जरा। मैंने एक हाइपोथेटिकल पीरियड बनाया 8, मान लो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो उसमें कितने एलिमेंट आते हैं बताओ तो जरा। अज्यूम है हाइपोथेटिकल पीरियड जिसको बोलेंगे 8, तो उसमें कितने आते हैं एलिमेंट। 32 आते हैं। सिक्सटी फोर, ओके। देखो यहाँ पे एक्चुअली हमने 3 इसको भी कवर किया है, सॉरी, दिस इज आल्सो कवर्ड इन पीरियड 7। देखो अभी यहाँ पर 8s से वो चालू होता, 8s के बाद वो 5G भरता, 6F भरता, फिर 7D भरता, फिर 5P भरता। तो क्या क्या भरता देखो तो, पीरियड 8 में क्या क्या भरा जाता। पीरियड 8 में जो ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं वो कौन कौन से भरे जाते हैं, 8s, फिर 5G, फिर 6F, फिर 7D, फिर 8P। मान के चलो नया एलिमेंट बना दिया, तो इस तरह से चलेगा ना। तो कितने एलिमेंट आते हैं इसमें जरा बताओ। एस में 2 एलिमेंट आते हैं, जी में कितने आएंगे, इसमें 14, इसमें 10, इसमें 6, इसमें कितने आएंगे बताओ। 18 आएंगे ना, 4l+2। तो अब कितना हो गया बताओ एवरीबॉडी, कितना हो गया, 50 हुआ ना, काउंट करो। 20, 34, 44, दिस इज 50। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। ओके फाइन, दिस इज हाउ द एलिमेंट्स आर। लिखना है क्या तुम्हें, एवरीबॉडी ये लिखना है, राइट डाउन इसको, जल्दी लिखिए फिर। ओके एवरीवन, डन, फाइन। तो अभी देखो ये पीरियोडिक टेबल तुमने सीखा है। पीरियोडिक टेबल में हमने क्या क्या सीखा है, पीरियड आइडेंटिफाई करना, ग्रुप आइडेंटिफाई करना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करना, पोजीशन आइडेंटिफाई करना, नंबर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना, एटॉमिक का उसका नाम बताना, ये सब काम है, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, फाइन। तो अभी बताओ कि जो अभी तक हमने सीखा है पीरियोडिक टेबल के बारे में, ये तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं क्या, लिमिटेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें कुछ दिक्कतें हैं अभी भी। देखो इसमें अभी भी दिक्कतें तो हैं ही, ऑल्दो ये काफी ऑर्गेनाइज्ड है, बट अभी भी दिक्कत है। सबसे पहला दिक्कत है पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। देखो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स को तो घर के बाहर फेंक दिया गया है, they do not lie in the main periodic table, is that clear everyone। these elements could not be accommodated, इनको तो रखा ही नहीं गया है। तुम्हारे घर में कोई गेस्ट आएगा और तुम बोलोगे कि बाहर खटिया बिछा के सो जाओ, उसको अच्छा लगेगा। और बोलोगे कि मैंने तो आंगन में इसको सुला दिया और मेरे घर के अंदर ही आता है वो,
तो वो ऑब्वियसली बुरा ही मानेगा। तो लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के साथ भी इसी तरह का कुछ बर्ताव किया गया है, उनको मेन पीरियोडिक टेबल में रखा ही नहीं गया है, तो वो नाराज हैं अभी, और इसलिए उनके बम बने जाते हैं यूरेनियम के बाद। खैर we'll see that later. So is that clear? दूसरा क्या बताओ? पोजीशन ऑफ हीलियम। हीलियम का कोई दिक्कत है क्या, या एकदम परफेक्ट मस्त बैठा है अपने जगह पे? एवरीबॉडी, हीलियम के साथ कोई दिक्कत है? देखो हीलियम का क्या है, 1s2, तो ये तो हुआ एस ब्लॉक एलिमेंट ना, हीलियम शुड एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। हीलियम इज एन एस ब्लॉक एलिमेंट, तुम देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाता है, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। हाउएवर इसकी कोई प्रॉपर्टी एस ब्लॉक के साथ नहीं मिलती है। हाउएवर इट बिहेव्स लाइक अ नोबल गैस, it behaves like a noble gas and hence it is kept in group 18, इसलिए इसको ग्रुप 18 में रखा गया है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना एस ब्लॉक के साथ तो मिलती है नहीं, इनर्ट गैस है। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है जो कि सुलझा नहीं पाया, ये प्रॉब्लम अभी तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा, आइसोटोप का कोई प्रॉब्लम है क्या? आइसोटोप पे तो कोई दिक्कत है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, एवरीबॉडी, है या नहीं है? अरे आइसोटोप को अलग रखने की जरूरत ही क्या है भैया, वो तो सेम एलिमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं आइसोटोप को। आइसोटोप आइसोबार का कोई पंगा नहीं है यहाँ पे, वो तो सेम एलिमेंट है, उसको क्यों अलग रखेंगे? हाँ, ये है हाइड्रोजन की दिक्कत है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो 1s1 होता है, तो हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें तो 1s1 है, तो इसको एस ब्लॉक में ही रखते हैं। लिख लो इतना, राइट इट डाउन एवरीवन। देखो हाइड्रोजन तो देखो रिजेम्बलेंस विथ ग्रुप 1, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के साथ मैच करती हैं। समझ में आ रहा है कैसे? रुक जाओ, आई टेल यू, रुक जाओ, क्योंकि 1s1 है तो एस ब्लॉक तो रहेगा ही, एस ब्लॉक एंड ग्रुप 1। ठीक है, इट फॉर्म्स कटायन H प्लस लाइक Li प्लस Na प्लस K प्लस एक्सेट्रा। रिटर्न सुमति, ओके। फाइन, फिर देखो क्या है, रिजेम्बलेंस जो है ग्रुप 17 के साथ भी है इसका। ग्रुप 17 के साथ कैसे रिजेंबल करता है ये जरा देखते हैं। इट फॉर्म्स H2 like F2 Cl2 Br2 एक्सेट्रा। ये H2 बनाता है जैसे F2 Cl2 और Br2 बनाते हैं, इतना ही नहीं, इट फॉर्म्स H माइनस like F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? है ना? और दूसरा नहीं, इट आल्सो फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो अब देखो इसलिए क्या है, इट्स देयरफॉर इट्स पोजीशन इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड।
इसलिए इसका पोजीशन जो है वो कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है और इसको हम कहीं सही जगह पे नहीं रख पा रहे। इज दैट क्लियर? एवरीवन रिटन? अब देखो अभी भी ये समस्याएं हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका अभी तक कोई उपाय नहीं हो पाया है। ये बड़ा डिफिकल्ट है इनको आंसर करना, बट इनके अलावा बाकी सारी चीजें ठीक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को तो अकोमोडेट नहीं कर पाए। ये जो हाइड्रोजन हीलियम वगैरह की समस्याएं हैं अभी तक दूर नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। तो दिस कवर्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी देखो हमने क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड चैप्टर का नाम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। मतलब समझ रहे हो, हमें पीरियोडिक टेबल से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। इसका मतलब क्या हुआ एवरीबॉडी? इसका मतलब क्या हुआ बताओ हमें? मतलब चैप्टर से, चैप्टर का नाम क्या है देखो, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो अभी तक तो हमें टेबल पढ़ा है सिर्फ, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना एक्चुअली में क्या है पता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मतलब ऐसे प्रॉपर्टीज जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज रिपीट कैसे होते हैं? अरे जैसे ग्रुप वन में देखो ना, लिथियम के जैसा सोडियम है, सोडियम के जैसा पोटेशियम है, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहे हैं ना ग्रुप में। गणेश समझ में आया तुम्हें? गणेश, दैट क्लियर कि कैसे प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं? गणेश जवाब दो यार, समझ में आया नहीं आया? ओके, नाउ मूविंग अहेड। देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले बहुत सारे प्रॉपर्टीज, तो उसमें हम लोग जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये हमने पहले एक बार इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ जेड इफेक्टिव दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, रिटर्न टॉपिक लिख लिया सबने? अब देखो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसे कितने लोग हैं जो माँ बाप के एकमात्र बच्चे हैं? मतलब ऐसा नहीं एक भाई एक बहन नहीं, ओनली बॉय और ओनली गर्ल, ऐसा कोई है? ओके, सोहम सेज मी। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, आभा सेज मी। ओके ठीक है, बस दो तीन लोग ही हैं लगता है। ठीक है, तो अब इनके केस में जो एक ही बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, उनको अपने पेरेंट्स की सारी संपत्ति मिलेगी, उसमें कोई भागीदार हिस्सेदार नहीं होगा, राइट? तो जो है सब इनका ही है। तो मान लो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज जेड ही है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का सारा मतलब ये न्यूक्लियस का सारा चार्ज और सारा ध्यान किसके ऊपर रहेगा? इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, राइट? तो यहाँ पे जो है वो इनको मिलेगा। समझ में आ रहा है? जो भी जेड इफेक्टिव है वो इनको मिलेगा। तो जो एक्चुअल में है वो एक्सपीरियंस भी करेंगे ये लोग, राइट? तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज
एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना है वो सारा का सारा तो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? जो है वो सारा का सारा मिल जाएगा। तो ये एक बार ड्रॉ कर लो, हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो हम Z इफेक्टिव को डिफाइन कैसे करें? Z इफेक्टिव को डिफाइन करते हैं, इट इज द एक्चुअल चार्ज या फिर नेट चार्ज। क्या लिखें बताओ, नेट चार्ज या एक्चुअल चार्ज? लिख लो फिर, नेट लिखना ज्यादा सही है। रिटर्न इसको ऐसे डिफाइन करेंगे अपने, सर आपने वही नीचे में लेक्चुअल बताया, कोई बात नहीं, सेम ही चीज है ना, अंग्रेजी का फर्क है। समझ रहे हो ना तुम्हारा क्या मतलब है इसका? सो इट इज द नेट चार्ज experienced by an electron, by a valence electron in a multiple electron system। रुक जाओ अभी, रिटर्न वेदांत रोल ऑफ किया, लिख लिया? हमने यहाँ डिफाइन किया, इट इज द नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो एक्चुअल में चार्ज एक्सपीरियंस करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव। तो अब देखो होता क्या है, जैसे अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन करते हैं क्योंकि वही निकलता है, राइट? तो अब जैसे इस तरह का सिस्टम है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, नाउ लेट अस से दिस इज n इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ इस तरह से, इसके आगे हो सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं क्योंकि ये लास्ट शेल में होते हैं। तो अब हो क्या रहा है, सी इफ आई हैव टू प्लॉट दिस, सो सी देयर आर मल्टीपल फोर्सेस ऑपरेटिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मल्टीपल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो जैसे इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके बीच में अट्रैक्शन है, ठीक है? इनके बीच में रिपल्शन है, इनके बीच में रिपल्शन है, इसके बीच में भी रिपल्शन है, और बहुत सारे। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे जेड इफेक्टिव। मतलब समझ में आया? ये यदि अपना रेफरेंस है, हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स, नेट अट्रैक्टिव फोर्स experienced, net attracting force experienced by the valence electron is called Z effective, and Z effective is written as Z minus sigma। Z क्या है? Z है ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज, एंड सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा क्या है यहाँ पे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और ये तो लास्ट बार में ही समझाया था कि जैसे हीरे लूटने वाला सीन जो समझाया था कि सबसे नजदीक जो रहेंगे वो सबसे ज्यादा हीरे लूटेंगे, और जो सबसे लास्ट में रहेंगे वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो वो सबसे पहले भागेंगे। यदि कहीं दूसरी जगह हीरा मिल रहा है, सो दे विल मूव वेरी फास्ट। तो ये एक बार लिख लो। एवरीबॉडी डन?
ओके, तो हम लोग डिफाइन कर ले। सुमति सेज नो, ठीक है सुमति लिखो। देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, the electrons in the inner orbitals, the electrons in the inner orbitals of an atom repel the electrons present in the outer orbitals, present in the outer orbitals of an atom. So therefore they develop a tendency to act like a pseudo shield or a pseudo screen. This phenomena is called, इसको क्या बोलेंगे, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर है ना? डेफिनेशन तो क्लियर है। इट इज बेसिकली generated due to repulsive interaction between the electrons. Written? Everybody written? आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सिग्मा एंड व्हाट इज जेड इफेक्टिव। इसमें किसी को डाउट है क्या? सिग्मा और जेड इफेक्टिव क्लियर है ना? व्हाट एग्जैक्टली इज सिग्मा एंड व्हाट एग्जैक्टली इज जेड इफेक्टिव? पार्थ रिटन? नाउ मूविंग ऑन, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्लेटर रूल्स। स्लेटर एक साइंटिस्ट था। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक बार बता दो, स्क्रीनिंग क्या होता है सुमति? देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बेसिकली जैसे मैंने वो हीरे वाला एग्जांपल बताया था कि यहाँ पर हीरे फेंके हुए हैं बहुत सारे और ये लोग लूट रहे हैं। तो जो अंदर में खड़े हैं, लाइक द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द फर्स्ट रो, जो पहले रो में बैठ के हीरे लूट रहे हैं, वो क्या करेंगे? दे विल एक्ट लाइक अ स्क्रीन, मतलब एक दीवार की तरह काम करेंगे। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो इनके पीछे खड़े हैं। तो अब पीछे जो उनके खड़े हैं वो अंदर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बिकॉज दे आर एक्टिंग एज अ स्क्रीन। लाइक वाइज होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन अंदर वाले ऑर्बिटल में घूम रहे होते हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना ऑर्बिटल में, उनको रिपेल कर रहे होते हैं और एक घूमते रहते हैं, एक तो स्क्रीन की तरह काम करते हैं, एक शील्ड की तरह काम करते हैं जो उनको अंदर नहीं आने देते। समझ में आया सुमति? इज दैट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। या फिर पंखा घूमते हुए देखा है, जब पंखे के ब्लेड्स भी घूमते रहते हैं तो उस पर तुम चौक फेंकोगे तो वो भी स्क्रीन की तरह काम करेगा, अंदर नहीं आने देगा। सो लाइक वो भी एक स्क्रीन है, वैसा भी तुम समझ सकते हो।
तो अब जो आता है पार्ट दैट इज स्लेटर रूल्स। स्लेटर रूल्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा। जेड इफेक्टिव मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और सिग्मा जो होता है दैट इज ऑब्वियसली स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सो देयर इज अ साइंटिस्ट, उसका नाम था स्लेटर, उसने एक अपने रूल्स बनाए थे, और उन रूल्स को यूज करके हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। ठीक है एवरीबॉडी, ये टॉपिक लिख लीजिए। एवरीबॉडी रिटन टॉपिक। ओके, सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। हाँ, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो रिपल्शन होगा ना। इज दैट क्लियर? अरे जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो वही बताया ना, जो माँ बाप के अकेले बच्चे हैं, जो भी संपत्ति है वो उनका है, उस पर और किसी का अधिकार नहीं है। लाइकवाइज, तो अब देखो स्क्रीनिंग कहाँ से चालू होती है। सबसे पहले चालू करेंगे टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब जैसे H माइनस, He, ठीक है, Li प्लस, Be2 प्लस एक्सेट्रा, ये सब हो गए टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अब टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है, दिस इज लेट से n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये वाला अट्रैक्शन है, ये वाला अट्रैक्शन है, और ये क्या है एवरीबॉडी, ये रिपल्शन है ना। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या आएगा, इसको मान लो हम बोल देते हैं A1 A2 दिस इज R1। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स क्या आएगा, एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एवरीबॉडी क्या आएगा बताओ। इट विल बी, मतलब एक के लिए बात करें, कोई एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो A1 माइनस R1, ये समझ में आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो A1 माइनस R1 ना, क्योंकि एक अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, इस तरह से। तो अब देखो क्या है, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होती है 0.3 पर इलेक्ट्रॉन। तो अब मतलब ये रूल है, A1 इज अट्रैक्टिव फोर्स 1 एंड A2 इज अट्रैक्टिव फोर्स 2, R1 इज रिपल्सिव फोर्स 1, इस तरह से मैंने यहाँ पे इस तरह डिफाइन किया, A1 इज अट्रैक्टिव फोर्स 1 या फिर अट्रैक्शन 1, A2 इज अट्रैक्शन 2 एंड R1 इज रिपल्शन 1। समझ में आ रहा है? Everybody say yes or no. Okay, so sigma is 0.3 per electron. Sigma is 0.3 per electron. अब z इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, z इफेक्टिव आ जाएगा z माइनस 0.3। समझ में आया? 0.3 ये तुम्हें याद रखना है, देयर इज नो प्रूफ, ये मैथमेटिकली निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ठीक है श्रेयस, ये मैथमेटिकली निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इनका डिफरेंस देखते हैं, पॉइंट चार्जेस मानते हैं डिस्टेंस का, उसके बाद तो तुम्हें उस पर नहीं जाना, मैथमेटिकली हम नहीं निकालेंगे, हमें बस रूल्स याद रखने हैं कि जैसे इट इज 0.3 पर इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे जैसे H माइनस का Z इफेक्टिव निकालने के लिए बोला जाए, तो H माइनस का क्या आएगा, Z1 है, ये आएगा 0.7, ठीक है। He का क्या आएगा, Z है 2 माइनस 0.3, ये 1.7 आएगा, ठीक है। लाइक वाइज तुमसे पूछा जाए Li प्लस का Z इफेक्टिव क्या है, तो आएगा 3 माइनस 0.7, 2.7 आएगा। तो ये पर इलेक्ट्रॉन निकालता है। अरे देखो अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन के लिए सी पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा इज 0.3, तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, समझ में आ रहा है तुम्हें एवरीबॉडी? दो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है? सुमति सेज नो।
ओके, शरायु सेज यस, गुड। यहाँ पे सिग्मा इज 0.3 पर इलेक्ट्रॉन, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सिग्मा निकालते वक्त? कुछ आइडिया लग रहा है? अच्छा मान लो जैसे तुम लोग दो भाई हो, जैसे पुराना जमाना क्या होता था कि एक राजा के सपोज दो बेटे हैं, तो दोनों झगड़ते थे ताकि कौन राजा बनेगा, कौन होगा उत्तराधिकारी। तो एक क्या करता था, दूसरे को टपका देता था, एक मर गया तो यही बचा, तब ये राजा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो अब क्या, दो हैं तो दोनों को टपका देंगे? तुम्हारा कंपटीशन एक से ही है ना। इज दैट क्लियर? तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाला तो दूसरा ही है ना, तो इसीलिए एक से ही मल्टीप्लाई किया, दो से नहीं किया। सुमति, इज दैट क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट केस आता है मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दो से क्यों नहीं समझा, मतलब भावेश आर यू ट्राइंग टू से? अभी समझ में नहीं आया? ओके, कोई बात। भावेश मान लो तुम उस उत्तराधिकारी में, मतलब भावेश है और कोई दूसरा है, ठीक है, यू आर अमंग द कंपटीशन, तुम्हें राजा बनना है, तो तुम कितने लोगों को उड़ाओगे? खुद को उड़ाओगे या फिर दूसरे को उड़ाओगे, या दोनों को उड़ाओगे? दूसरे को। तो कितने को उड़ाया तुमने? तुम्हारा कंपटीशन कितने से है? तो एक ही है ना, तो वो 0.3 पर इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई किया। अरे रिपेल करने वाला एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, दो में से तुम किसी एक के लिए निकालोगे तो रिपेल करने वाला तो एक ही है। किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्टिव निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ये उसको कितना मिल रहा है। अब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की हम बात करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 0.35, एक सेकंड है ना, no, Shreyas, it is only 0.3 for 2 electron system, nothing more than that. Sigma is equal to 0.35 per electron for nth shell. I'll tell you कैसे इसको यूज करना है. It is 0.85 per electron for n minus 1th shell, and sigma is 1.0 per electron for n minus 2th shell and onwards. इसको लिख लीजिए, will implement this soon. इसको एक बार लिखिए, हम लोग देखेंगे कैसे करना है इसको कैलकुलेट. Everybody written? Okay. अब देखो क्या है हमें करना, जैसे हमने एक केस लिया है लिथियम का. How can sigma increase when we decrease n? We'll see that, Pranav. Please wait. Okay. See, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का केस है, Li 1s2 2s1. Everybody, Li is 1s2 2s1. ठीक है, लिथियम की बात कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का केस है. तो अब हम Z इफेक्टिव किसके लिए निकालेंगे बताओ? हम Z इफेक्टिव किसके लिए निकालेंगे? हम Z इफेक्टिव किसके लिए निकालेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ना. एवरीबॉडी, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए. अब देखो मान लो ऐसा है कॉन्सेप्ट कि n माइनस 1th शेल, यानी 1 में एक 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम इसके लिए निकाल रहे हैं. मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो दूसरे वाले रो में,
तो तुम्हारे रो में कितना कंपटीशन है? तुम्हारे रो में कितना कंपटीशन है? 0, क्योंकि तुम खुद को थोड़ी कंपीट कर रहे हो। तो यहां पर जो है 0.35 इलेक्ट्रॉन पर, तो ये हो गया तुम्हारा nth शेल और ये हो गया तुम्हारा n-1th शेल। ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? nth शेल क्या है? 2s है। तो nth शेल में तुम्हारा कोई कंपटीशन है यहाँ पे? एवरीबॉडी nth शेल में तुम्हारा कोई कंपटीशन है? नहीं ना? तो अब हम सिग्मा कैसे निकालेंगे? 0.85 इंटू 2 यानी कितना आया? 1.7। हाँ, nth शेल इज वैलेंस शेल ऑब्वियसली। तो z इफेक्टिव कितना आएगा बताओ? 3 माइनस 1.7, ये आएगा 1.3। इज दैट क्लियर नाउ? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। अब तुम्हारा जो सवाल है प्रणव कि नीचे अंदर जाने पे बढ़ क्यों रहा है? अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा रिपेल कौन करेगा? जो ज्यादा अंदर है या फिर जो बाहर है? सबसे ज्यादा तो वो रिपेल करेगा ना जो सबसे अंदर है। अमन, क्योंकि अंदर में 2 इलेक्ट्रॉन है। n-1th शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन है ना? अमन, इज दैट क्लियर? एंड दैट इज पर इलेक्ट्रॉन। एसआई यूनिट का कुछ नहीं है यहाँ पे, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है। दिस इज +1/3 1.3 e, that is e is the charge on an electron. ओके, रिटर्न एवरीवन, इतना लिख लिया सबने? इसमें किसी को डाउट है? 0.585, क्योंकि सुमति ये रूल है ना, n-1 के लिए 0.85 है। अरे क्योंकि वो n-1 के लिए 0.85 है और nth के लिए 0.35 है। Z effective can be 0 for a valence for a ionized electron। ठीक है आदित्य? Z effective 0 का मतलब क्या है एवरीबॉडी? Z effective 0 का मतलब कुछ नहीं मिल रहा है उसको, आयनाइज हो गया है। Z effective 0 का मतलब है आयनाइज हो गया, कोई न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिल ही नहीं रहा। Z effective 0 इसका मतलब आयनाइज्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं मिल रहा उसको, निकल गया। अब देखो क्या है, जैसे एक सेकंड तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये वाला एग्जांपल देखो, बेरिलियम 1s2 2s2। तो अब n-1th शेल ये है, इतना समझ में आ रहा है, और nth शेल ये है, इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी इतना समझ में आ रहा है? तो अब nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब कितना, अब इसके लिए क्या करोगे? सिग्मा 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2। ये समझ में आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी 0.35 इंटू 1 प्लस 0.85 इंटू 2 क्यों किया? 1 क्यों किया? अरे मान लो ऐसा कुछ केस है, यहाँ पे nth शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हो गया n इज इक्वल टू 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम तो Z इफेक्टिव लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं। तो अब इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसका कंपटीशन कितने लोगों से है? इससे, इससे और इससे। तो nth शेल में तो ये कम करेगा क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा होता है, और तुम देखोगे तो अंदर वाले ज्यादा करीब है न्यूक्लियस के, उनका पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं। हमने पढ़ा है ना ये चीज? इज दैट क्लियर? तो अब ये कितना आया? तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ओके, तो अब बताओ ये वैल्यू कितना आया? ये वैल्यू कितना आता है? 1.4
क्या आता है 2.05 आता है ना ये तो इसका Z इफेक्टिव क्या आएगा 1.95 आएगा। ओके लिख लिया सबने। तो अब एक काम करो श्रेयस, हम लोग करने वाले हैं, हम लोग 1 से 20 तक एलिमेंट के Z इफेक्टिव निकालने वाले हैं। बोरॉन के लिए निकालिए। ये हो गया NH शेल एंड दिस इज N-1H शेल। तो अब बताओ NH शेल के लिए क्या होता है 0.35 पर इलेक्ट्रॉन और N-1 के लिए 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। Z इफेक्टिव का यूनिट होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Z इफेक्टिव सपोज तुम्हारा 1.3 आया है, इसका मतलब इट इज 1.3 टाइम्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इस तरह से करते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने ये। क्यों ध्रुविल 0.85 इंटू 2? अरे nth इलेक्ट्रॉन N-1th इलेक्ट्रॉन नहीं समझ में आ रहा है। अरे रिपल्शन जो है ना, तुम्हें प्रणव ये समझना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सारे न्यूक्लियस के करीब रहना चाहते हैं, तो जो जितना ज्यादा अंदर है उसका निकलने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और वो सबसे ज्यादा रिपेल करता है। तुम वैसे भी देखोगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो वो बढ़िया सील्ड करेंगे वैसे भी। इज दैट क्लियर प्रणव? इज दैट क्लियर नाउ? एक तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा वेलोसिटी के रहते हैं, उनका v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाई एन होता है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम खुद सोचो कि उनको पेनिट्रेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली जल्दी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो ज्यादा रिपेल करेंगे। डिस्टेंस का यहाँ वैसे कोई खास मतलब नहीं है, शील्डिंग है, शील्डिंग, ये वो शील्ड की तरह काम कर रहे हैं। तो अब बताओ बोरॉन का क्या है जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव नहीं, पहले सिग्मा ही बता दो। सिग्मा क्या है बोरॉन का? देखो यहाँ पे nth ऑर्बिटल में कितने रिपेल करने वाले हैं? 3 है, तो 2 ही रिपेल करेगा ना। तो 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया नहीं आया? तो ये 0.7 प्लस 1.7 आएगा, ये आ जाएगा 2.4, और Z इफेक्टिव कितना आएगा 2.6। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्बन 1s2 2s2 2p6, सॉरी 2p6 नहीं, ये nth शेल है और ये N-1th शेल है। तो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ जो रिपेल करने वाले? ये समझ में आया? ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं? एवरीबॉडी समझ में आया नहीं आया? ओके कितना है जेड इफेक्टिव बताओ कार्बन के लिए? 1.85 नहीं है, ये 0.85 है, गलती से लिखा है। दिस इज 0.85। तो कार्बन के लिए 3.25 आया ना। ओके तो एक काम करो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके लिए भी निकालो और मुझे बताओ। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए बताओ। जीरो 0.85 और 0.35 रूल है ना, स्लेटर रूल। अमन हमने पढ़ा है ना, देखो ना सबसे ऊपर रूल हमने लिखा है ना यहाँ पे। अमन ये बात समझ में आ रही है? ये वाला रूल देखो, 3.9 नाइट्रोजन के लिए, गुड। हाँ नाइट्रोजन के लिए
Z इफेक्टिव आता है 3.9, सबका आ गया। ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा Z इफेक्टिव? और फ्लोरीन के लिए क्या आएगा Z इफेक्टिव? फोर 4.55 गुड। और इसके लिए 5.2 आ रहा है। एवरीबॉडी 5.2 आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके तो सबका आ गया ये 3 वैल्यू? एवरीबॉडी सबका आया है, नहीं आया ये? कितने लोग का नहीं आया ये? सबका आ गया? ठीक है, देखो आज का ये हम अनुज तुम्हारा तुम्हारा एक भी नहीं आया अनुज तुम्हारा एक भी नहीं आया क्या? अनुजा, ओके अनुजा, ओके फाइन, आ गया तो अच्छी बात है। ऑक्सीजन का 4.45 है, 3.45 आ रहा है और 4.55 आएगा। ठीक है। अच्छा, आज के क्लास में किसी को डाउट है? आज देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल में, है ना? और उसके बाद जेड इफेक्टिव स्टार्ट किया है निकालना, हम तो थोड़ा सा और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम आगे चल के पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में किसी को डाउट है तो बताइए। एवरीबॉडी, किसी को डाउट है आज के क्लास में? ओके ठीक है, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय। और भावेश एक्चुअली थोड़ा सा ना सिलेबस ज्यादा है और इसीलिए कर रहे हैं 2 घंटे का। क्या 2 घंटे में दिक्कत है क्या? एवरीबॉडी आर यू ओके विद 2 आवर्स? या 2 आवर्स इज अ प्रॉब्लम? नॉर्मल क्लास 2 घंटे की होती है ना? ठीक है, चलो गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, टेक केयर, गुड बाय।